तो मुर्गी पहले आई थी या अंडा? तो जिस तरह बहुत से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था, तो उसी तरह एग्जामिनेशन में भी क्या होता है, एग्जामिनर आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछता है और अब बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते भी होते हैं बट आप कन्फ्यूजन के कारण गलत कराते हो। तो दोस्तों मेरा यही मकसद है कि आप ऐसे सारे क्वेश्चंस को ईजिली वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओ। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर। सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जीओए अकाउंट्स एंड जूनियर ऑडिटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले यही कहूंगा, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी चाहें तो जल्दी से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको वो राउंड राउंड सर्फिंग होता है वो देखने को मिलेगा, बट डायरेक्टली यू विल गो टू द टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा टेलीग्राम पे जाके आप सर्च भी कर सकते हैं @streetsay247। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत से कैंडिडेट्स को वीडियो की क्वालिटी में भी क्लियरिटी ना देखने को मिले, तो जैसे आप राइट साइड में 3 डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप उसको क्लिक कर लेंगे तो आपको पिक्चर इजिली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो भी टेक्स्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर प्रोविजन। तो प्रोविजन के लिए आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन रहेगा राइट आंसर रहेगा, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन डी, प्रोविजन इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, अब कौन कौन सी स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है? ठीक है, बेसिकली आपने देखा होगा बहुत से बैंक्स क्या करते हैं, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती हैं, प्रोविजनिंग करती हैं। तो प्रोविजनिंग बेसिकली क्या किया, प्रोविजनिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, प्रोविजनिंग में बेसिकली चार्ज जो भी होता है वो अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो वहाँ पे शो किया जाता है। ठीक है, तो प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नॉन लाइबिलिटीज, जो भी लोन्स वगैरह उसके लिए। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन सेटिस्फाइज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये तीनों पॉइंट सही है, जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज। ठीक है, कभी भी आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो, एकदम से पेमेंट करते हो, जनरली क्या होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट, तो मैं इसको आपको इन डिटेल समझा देता हूँ। सपोज करो आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर आपने किसी से क्रेडिट लिया, क्रेडिट मतलब आपने लोन लिया। ठीक है, अब किसी ने आपको बोला कि यार आप मेरे से 1 लाख लोन ले लीजिए, या आपने किसी के पास जाके 1 लाख का लोन लिया। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7%, तो आपको कितना भरना पड़ेगा, 1,60,000। बट उसने कि यहाँ पे एक शर्त लगा दी। शर्त क्या लगा दी कि अगर आपने विद इन 12 मंथ्स रिपे कर दिया, मतलब कि 12 महीने से पहले पहले रिपे कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैं सिर्फ 4% ही इंटरेस्ट लगाऊंगा और जो 3% होगा उसका आपको क्रेडिट दे दूंगा। ठीक है, तो वो होगा आपका, मैं आपको एक प्रॉम्प्ट पेमेंट दे दूंगा। तो आपको क्या, आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ नवंबर 2021 को क्रेडिट लिया, लोन लिया, और आप चले गए एक विद इन 365 डेज। ठीक है, 12 मंथ से पहले। तो आप चले गए सपोज करो 30 अक्टूबर को। तो 30 अक्टूबर को जाके आपने जो भी पैसा आपने भरना था, सपोज करो आपका तब हुआ था 1 लाख का 1,06,990 रुपये। ठीक है, तो आपने ये भर दिया 1,06,990 रुपये। अब क्या हुआ, अब उसको तो आपको 3% क्रेडिट देना था, तो वो क्या करेगा बेसिकली, तो आपको वो 3% इसमें से क्रेडिट दे देगा। मतलब कि बनना कितना था आपका, 1,06,990 रुपये। तो इसमें से आप मान लेना कि वो आपको लगभग लगभग आपको 3,000 के आसपास यहाँ से क्रेडिट दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये किस तरह का डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड ए कैश डिस्काउंट। ऑप्शन डी। रॉयल्टी अकाउंट इज ए डैश अकाउंट। तो आपको बताना है बेसिकली रॉयल्टी अकाउंट किस तरह के अकाउंट होते हैं। तो दोस्तों जितने भी आपके इनकम, रेवेन्यू, गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये सब अकाउंट होते हैं, दीज आर द काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ऑप्शन सी याद रखना। ठीक है, अगर आप चाहें नोट्स बना रहे हैं साथ में तो ये भी लिख के रख लेना, इनकम, रेवेन्यू, गेन, एक्सपेंसेस, लॉसेस, रॉयल्टी, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वाज इवॉल्व्ड बाय। तो डबल एंट्री सिस्टम है, जो डबल एंट्री सिस्टम मतलब कि आपका एक तरफ डेबिट होता है, दूसरी तरफ क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कैश बुक में डेबिट हो रहा है तो वो पासबुक में आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसने दिया था, किसके द्वारा इवोल्व किया था? तो राइट आंसर रहेगा इसका, आप ऐसे याद रखते हैं, जैसे घर में गैस होती है एलपीजी, तो जी हटा देना, एलपी याद रखना। या फिर ऐसे आप याद रखते हैं, अगर आपने ब्रांड का नाम भी सुना होगा लुइस, या फिर उसको लुई फिलिप भी बोला जाता है। ठीक है, तो लुई फिलिप याद रख लेना। ऐसे ही इनका नाम है लुका पैकियोलो। ठीक है, एलपी। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही एलपी याद रखा हुआ है लुई फिलिप करके भी, आप चाहें तो एलपीजी करके भी याद रख सकते हैं, जी काट देना, एलपी भी याद रख लेना। ठीक है, आपका अपना अलग मेथड रहेगा, बट मैं शॉर्टकट आपको साथ साथ में दे रहा हूँ। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ लेजर इज। तो लेजर किसके लिए बनाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा, देखो लेजर में क्या होता है, एक तो एक सेकेंड,
ट्रांजैक्शन क्लासीफाई होती हैं, ग्रुपिंग होती है ट्रांजैक्शन की, और फाइंड बैलेंस इन ईच अकाउंट। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चारों ही आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिस अलाउड वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, इसमें से कौन से जो एक्सपेंसेस हैं जिनको बेसिकली आप पी एंड एल से डेबिट करोगे। ठीक है, पी एंड एल से क्या रहेंगे, वो डेबिट रहेंगे, बट डिस अलाउड वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। जब भी आप इनकम फ्रॉम बिजनेस को कंप्यूट करोगे तो उस टाइम पे आप इनको डिस अलाउ कर दोगे। ठीक है, तो इसमें ये एक्सपेंसेस बता देता हूँ आपके कौन कौन से हैं। जनरल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर द अदर हेड्स ऑफ इनकम, चैरिटीज एंड डोनेशंस। तो आपको बताना है इसमें से कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन आ चुका होगा समझ में। तो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे, देखो यार, एक तो जनरल एक्सपेंसेस तो नहीं होगा इसका ऑप्शन, और पर्सनल एक्सपेंसेस भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चैरिटीज एंड डोनेशंस हो सकता है, ठीक है, जो कि डिसअलाउ कर दिए जाएंगे कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो डी आंसर सही रहेगा। तो भी देख लेते हैं डी कौन किस किस में है। तो डी है दो में, पर इसमें बी आ गया तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें भी आपका बी आ गया तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर बचेगा आपका सी एंड डी। ठीक है, तो सी क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर द अदर हेड्स ऑफ इनकम। तो ये दो ऑप्शन राइट है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन सी एंड डी, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सी में है दोनों, सी एंड डी। तो दोस्तों ऐसे आप चाहें तो एलिमिनेशन टेक्निक भी लगा सकते हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एलिमिनेशन टेक्निक लगा के भी एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं। अभी मैंने कल ही टेलीग्राम पे एक कैंडिडेट्स की सक्सेस स्टोरी भी अपडेट की थी, काफ़ी हेल्पफुल मिली है उनको हमारी वीडियोस से। तो उन्होंने लिखा भी था उसके बारे में, अगर आपको पढ़ना है कि क्या क्या उन्होंने जो अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में चीज़ें बताई हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, तो किस तरह से हमारे चैनल से भी उनको मोटिवेशन मिली है। तो आप इजीली जाएँ टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लें स्ट्रीट स्ट्रीट 247, वहाँ पे आप इजीली उनके द्वारा जो भी उनकी स्ट्रेटजीज रही हैं फॉर जे अकाउंट्स 932। तो उन्होंने रिसेंटली जो जे अकाउंट 932 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो वो उन्होंने वहाँ पे क्लियर किया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जे अकाउंट 932 के जो कि बेटिंग लिस्ट में भी हैं, काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। तो मैं यही कहूँगा यार, जुड़े रहिए यार, आप और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। आई विश जो भी वेटिंग लिस्ट में है जल्दी ही उनका नंबर आ जाए, 2-3 महीने के अंदर अंदर आ ही जाना चाहिए उनका नंबर। तो वेट कीजिए, तब तक जो भी आपकी एग्जामिनेशन है उनको भी आप प्रिपेयर करते रहिए साथ साथ में। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज, तो आपको बताना है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा स्टॉक होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एनडब्ल्यूसी नेटवर्किंग कैपिटल की ही बात हो रही है। चलो एक न्यूमेरिकल आ गया है। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो क्या है इसमें, ए कंपनी परचेज्ड ए मशीनरी ऑन 1 Jan 2015 फॉर ए सम ऑफ ₹60,000। तो किसी कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी 1 जनवरी 2015 को, जिसकी कीमत थी 60,000 रुपये। ठीक है, द रिटेल प्राइस इंडेक्स ऑन दैट डेट वाज 150। तो रिटेल प्राइस इंडेक्स था उस डेट पे 150। ठीक है, बट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी अकॉर्डिंग टू सीपीपी मेथड। ठीक है, ऑन 31 December 2015 व्हेन द प्राइस इंडेक्स वाज 200। तो आपको बताना सीपीपी मेथड के अकॉर्डिंग उस मशीनरी की वैल्यू क्या थी एज ऑन 31 December 2015। ठीक है, सीपीपी मेथड के ऊपर अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन में लिख देना सीपीपी मेथड सेपरेट वीडियो, तो मैं एक छोटा सा वीडियो चाहे तो उसके रिलेटेड बना दूंगा। बट यार अगर आप लिखोगे तभी मेरे लिए भी ईजी रहता है वो चीज़ें आपके लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, तो एक प्रिपेयर करके अच्छा सा आपको मैं बिल्कुल वीडियो बना के दे दूंगा सीपीपी मेथड के ऊपर। ठीक है, और भी अगर न्यूमेरिकल चाहिए होंगे वो भी ला दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना है सी एफ। अब आप पूछोगे सर सी एफ क्या होता है, तो सीपीपी मेथड में सबसे पहले को निकालना होता है कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर क्या रहेगा, कन्वर्जन फैक्टर रहेगा अगर जो प्राइस इंडेक्स आपका 2015 दिसंबर में है। ठीक है, तो क्या है आप देख सकते हैं वैल्यू मशीनरी अकॉर्डिंग टू सीपी मेथड ऑन 31 December 2015। ठीक है, तो 2015 में निकालनी है आपको 31 दिसंबर, मतलब कि लगाओ कि जब वो साल खत्म होने वाला होगा, और प्राइस इंडेक्स क्या हो जाएगा 200। तो कन्वर्जन फैक्टर होगा 200। ठीक है, जो लास्ट डेट में है। ठीक है, और स्टार्टिंग में कितना है, स्टार्टिंग में जो रिटेल प्राइस इंडेक्स है कितना है 150। ठीक है, तो कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा आपका 1.33। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, जो कि आपका लास्ट में है डिवाइडेड बाई जो आपका स्टार्टिंग में है। ठीक है, ये दो चीज़ें क्लियर हैं, आई होप, आई विश। ठीक है, नेक्स्ट इज अब आपको क्या निकालना है, अब देख लेते हैं वैल्यू ऑफ मशीनरी। ठीक है, वी ओ एम लिख रहा हूँ मैं, इन शॉर्ट वैल्यू ऑफ मशीनरी। साथ साथ में नोट्स बना लो, हो सकता है यहाँ से कोई एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पुट भी कर दे। ठीक है, वैल्यू ऑफ मशीनरी निकालनी है। ठीक है, एक कंपनी परचेज्ड ए मशीनरी ऑन 1 January 2015 फॉर ए सम ऑफ ₹60,000। तो कितने की खरीदी थी उसने, 60,000 की। ठीक है, इनटू कन्वर्जन फैक्टर।
तो 60,000 प्लस कन्वर्जन फैक्टर, सॉरी 60,000 इंटू कन्वर्जन फैक्टर कितना, 1.33। अब 1.33 को 60 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे रफली तो ये आएगा आपका 80,000 के राउंड। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 80K। ठीक है, आप चाहें तो इजीली इसको कैलकुलेट करके भी देख लेना। तो राइट आंसर रहेगा 80,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाद में क्या था, प्राइस इंडेक्स 200 हो गया था। अगर ये प्राइस इंडेक्स अगर कम हो जाता, सपोज करो ये हो जाता आपका 120, तो 120 डिवाइड बाई 150 आप करते तो ये आ जाती है आपकी वैल्यू 60 मल्टीप्लाइज बाई 0.8, तो ये लगभग आती 48,000 के राउंड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना यार कि इंडेक्स क्या दिया हुआ है, फाइनल इंडेक्स क्या है, उसको डिवाइड करना है इनिशियल इंडेक्स से। ठीक है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, सर मशीनरी की तो हमने वैल्यू सोचा है डेप्रिशिएट होती है। यार एग्जैक्टली वैल्यू डेप्रिशिएट होती है मशीनरी की, बट यहाँ पे कंडीशन भी साथ साथ में आपको चेक करनी है। ठीक है, क्रैम नहीं करना है, किसी चीज़ का रट्टा नहीं मारना यार। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी यार, लग रही होगी तो जल्दी से थम्स अप कर दो यार, लाइक कर दो। आप लाइक नहीं करते हो, दैट रियली रियली डिमोटिवेट्स मी। ए ट्रायल बैलेंस शोज, तो ट्रायल बैलेंस क्या क्या शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायल बैलेंस बेसिकली किस लिए यूज़ होता है। तो ट्रायल बैलेंस हम एक्यूरेसी निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस जनरली शोज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस, ऑप्शन सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बुक कीपिंग का। ठीक है, आपने बहुत से टाइम सुना होगा बुक कीपिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, मतलब कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर उसको डिलीट कर रहे हैं, या फिर हम उनको करेक्ट कर रहे हैं, या फिर उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में होती है, बुक कीपिंग में। तो द मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग इज टू, देखो सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, ये तो गलत है। नेक्स्ट इज कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये सही लग रहा है। ठीक है, आगे लिख देते हैं शो द करेक्ट पोजीशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, एएलएम। ठीक है, एसेट एंड लाइबिलिटीज का मैनेजमेंट आता है एएलएम के अंडर, ये बात याद रखना। एसेट एंड लाइबिलिटीज का जो भी मैनेजमेंट होता है दैट कम्स अंडर एएलएम, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो एक्यूरेसी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, बुक कीपिंग में हम क्या करेंगे, कुछ भी मॉडिफाई करना रहा, करेक्ट करना रहा, फिर कंप्लीट करना रहा, वो हम ट्रांजेक्शन को करेंगे। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो इतने था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, या फिर आपको फीडबैक देनी हो तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में करके दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी उसके ऊपर भी अगर अपनी राय देना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर बीच में आपको नींद आने लगे तो यार चाय वगैरह या कॉफ़ी वगैरह पी लिया करो, वैसे ही ठंड का मौसम है तो अच्छी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, उनका सेहत का ध्यान रखिए, उनको बहुत सारा प्यार दीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।